बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एमसीक्यूज रिवीजन ऑफ जनरल पैथोलॉजी। आज की इस वीडियो के अंदर हम जनरल पैथोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ गाइड टू यूएचएस बुक। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये पार्ट 5 वीडियो है, तो पार्ट 1 से लेकर 4 वीडियो को पहले देख लेना। स्टार्ट करते हैं 57 एमसीक्यू से। रिगार्डिंग ग्रैनुलेशन टिश्यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ग्रैनुलेशन टिश्यू के बारे में क्या बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये वूंड हीलिंग के अंदर होता है, फाइब्रोब्लास्ट होती है, एंजियोजेनेसिस भी होता है, स्कार की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसके अंदर ग्रैनुलोमा नहीं होता। ये वाला एमसीक्यू इस टॉपिक से डिराइव किया गया है, इन्फ्लेमेशन वाले टॉपिक में से। यहाँ पर आपको पता है कि अगर जो टिश्यू का रिपेयर होना होता है, स्कारिंग वगैरह होनी होती है, फिब्रोसिस होना होती है, तो पहले इन्फ्लेमेशन होती है, फिर सेल की प्रोलिफरेशन होती है। सेल के प्रोलिफरेशन में पहले एपिथेलियल सेल की होती है, फिर एंडोथेलियल सेल और पेरिसाइट की प्रोलिफरेशन होती है, फिर फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन होती है, देन कम्स ग्रैनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन। ओके, और फिर फाइनली डेपोजिशन होती है कनेक्टिव टिश्यू की, और इसके बाद रिमॉडलिंग होती है। इसके अंदर एंजियोजेनेसिस वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, तो ग्रैनुलेशन टिश्यू वाले टॉपिक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सेल की प्रोलिफरेशन होती है एपिथेलियल, या फिर इसके बाद एंडोथेलियल पैरासाइट्स की, जिसकी वजह से न्यू वेसल बनती है, एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। फिर फाइब्रोब्लास्ट की होती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू बन जाता है। ओके, तो ग्रैनुलेशन टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रैनुलेशन टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई होती है। इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट होता है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू डेपोजिट होता है, कोलेजन होता है, एपिथेलियल सेल की कवरिंग होती है, लिम्फोसाइट्स होती है, ल्यूकोसाइट्स होती है, मोनोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं, पिंक होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रैनुलर ग्रोस अपीयरेंस होती है, और ये स्किन के ऊपर जो स्कैब होता है, जिसको हम पपड़ी बोलते हैं, कवरिंग बोलते हैं, उसके नीचे पड़ा हुआ होता है, पिंक रंग का होता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है दोबारा बता देता हूँ। फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन होती है, इसमें एंजियोजेनेसिस वाला प्रोसेस देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेटरी सेल भी देखने को मिल सकते हैं, और कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स होता है, तो उसको बोलते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू। ग्रैनुलेशन टिश्यू के अंदर ग्रैनुलोमा नहीं होगा। प्लस द सर्कुलेशन ऑफ 2 month ओल्ड ब्रेस्ट फेड बेबी विल कंटेन द मटीरियल। आपको पता है कि कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, तो वो आईजीजी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर इज वेल डिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ एपिथेलियल ऑरिजिन। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, एपिथेलियल ऑरिजिन का होता है, और वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है। अब आपको पता है कि तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन की वो डेफिनेशन होती है कि जो डॉटर सेल होती है और पेरेंट सेल को रिजेंबल करते हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी की बेस पर रिजेंबलेंस करना, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब जो मेनली कहती है कि जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वेल डिफरेंशिएटेड होती है, लेकिन कभी कभार कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर वो भी डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन का मतलब है कि उसकी स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजी बिल्कुल सेम होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा विद कैरेटिन पल्स। अब इस केस में जो कैरेटिन पल्स वाला स्ट्रक्चर होता है, तो इस बेस पर हम इसको वेल डिफरेंशिएटेड बोलते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो बिनाइन ट्यूमर है वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, और जो मैलिग्नेंट होते हैं वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। अब ये वाला एमसीक्यू किस जगह से लिया गया है? अगर आप रॉबिन की लाइन पे आओगे तो ये बिल्कुल रॉबिन की एजेटिस लाइन है। वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सिंथेसाइज कैराटिन एंड द वेल डिफरेंशिएटेड हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा सीक्रेट बाइल। ओके, तो ये वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स होते हैं जो मैलिग्नेंट वाली कैटेगरी से बिलोंग करते होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस की सबसे ज़्यादा जो कॉमन साइट्स होती है, अगर आप मेटास्टेसिस की 3 साइट्स होती है, एक होती है लिम्फोजीनस, दूसरी होती है हेमाटोजीनस, और तीसरी होती है लिम्फोजीनस, हेमाटोजीनस और सीडिंग इनटू बॉडी कैविटी। सीडिंग इनटू बॉडी कैविटी के अंदर आपने जिस ट्यूमर का नाम याद रखना है वो है ओवरी। ओवरी की हो जाती है, ठीक हो गया कवरिंग से। अब सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वहाँ पर ऑप्शन के अंदर सिर्फ लिम्फ नोड ही दिए हुए हैं, तो लिम्फेटोजीनस सेपरेट सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये पता होना चाहिए जो लिम्फेटिक सेपरेट होती है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? कार्सिनोमा की सेपरेट इससे होती है, जबकि सार्कोमा की सेपरेट इससे होती है। ओके, जबकि सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी इसके जरिए ओवरी की जो ट्रांसमिशन होती है, ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाती है एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ बिनाइन ट्यूमर। तो कौन सा बिनाइन ट्यूमर होता है? ल्यूकेमिया ये बिनाइन ट्यूमर नहीं होता। अब यहाँ पर जो बिनाइन ट्यूमर है वो है लिम्फेंजियोमा। ओके, अगर आप इस टॉपिक की तरफ आओ तो जो लिम्फेंजियोमा है, लिम्फ वेसल का जो ट्यूमर होता है उनकी वाल का इनकी कवरिंग का होता है, तो उसको लिम्फेंजियोमा। अगर ब्लड वेसल का है तो उसको हिमेंजियोमा बोलेंगे। मिजोथीलियम का है तो उसको बिनाइन फाइब्रस टिश्यू बोलती है। ब्रेन कवरिंग का है तो उसको मेनिंजियोमा बोलते हैं, ठीक हो गया। जबकि इनके मैलिग्नेंट ट्यूमर एंजियोसार्कोमा, लिम्फेंजियोसार्कोमा, मिजोथीलियोमा और इन्वेसिव मेनिंजियोमा आ जाती है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं। अब ये न्यूप्लेजिया वाले एमसीक्यू की तरफ आए हुए हैं। ओके, द फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी का फीचर क्या होता है? तो आपको पता है कि जो मैलिग्नेंसी का फीचर होता है, जो 1/4 to 1 रेशियो होती है, ये मैलिग्नेंसी का नहीं होती। तो यहाँ पर सारी ये फीचर्स लिखे हुए हैं एनाप्लीजिया वाली सेल्स की, ठीक है।
तो ये वाले आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से फीचर्स होती है मलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर या कैंसर सेल के अंदर? प्लियोमॉर्फिज्म है, सेल की साइज में और शेप में वेरिएशन आती है, जॉइंट सेल आना शुरू हो जाती है। एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी है, न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो 1:1 हो जाती है, न्यूक्लियर शेप वेरिएबल होता है, इरेगुलर होता है, क्रोमेटिन कोर्सली कम्प्ट होता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होती है। ओके बहुत ज़्यादा स्टेन्ड होता है जिसको हाइपर क्रोमेटिन बोलते हैं, और न्यूक्लियोलाई का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। माइटोसिस की बात करते हैं तो ये टिपिकल बिजार माइटोटिक फिगर होती है, पोलैरिटी लॉस हो जाती है, बेजल पोलैरिटी खत्म हो जाती है, और आपको फोकल एरियाज ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं होगा जो कि मैलिग्नेंसी को इंडिकेट करता है? तो यूनिफॉर्म नॉर्मोक्रोमिक न्यूक्लियर ये नहीं होता, जबकि ए टिपिकल बिजार माइटोटिक फिगर ये आती है मैलिग्नेंसी का फीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर? कौन सा रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होता है? अगर आप आओगे रेडिएशन वाले टॉपिक की तरफ तो इसको एक्सप्लेन किया गया रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस वाले टॉपिक के अंदर। और आपको पता है कि जो जर्म सेल्स होती है, जिस जगह पे जर्म सेल्स होंगे उस जगह का जो ट्यूमर होगा वो काफ़ी रेडियो सेंसिटिव होता है। तो जर्म सेल्स सेमिनोमा, तो सेमिनोमा किसके लिए वर्ड यूज़ होता है? सेमिनोमा टेस्टिकुलर ट्यूमर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप यहाँ पे इस टॉपिक की तरफ आओगे टेबल में देखोगे तो जो सेमिनोमा है, सेमिनोमा वर्ड किसके लिए होता है? जो टेस्टिकुलर एपिथेलियम का जो ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट वाला, इसका बिनाइन नहीं होता। इसके अलावा जो बेजल सेल्स ऑफ स्किन एडिनिक्स इनका भी बिनाइन नहीं होता। हेमाटोपोइटिक सेल्स का लिम्फाइड टिश्यू का इनका भी वो नहीं होता, क्या नहीं होता? बिनाइन ट्यूमर नहीं होता। ओके, तो इनके आपने ट्यूमर को देख लेना है। नेक्स्ट है, अ 45 ईयर ओल्ड फीमेल इज डायग्नोज टू हैव एसेंशियल हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन है, अब कौन सी सेलुलर आर्टरेशन हो सकती है? एसेंशियल हाइपरटेंशन की वजह से आपको पता है कि हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, और वो भी हाइपरट्रॉफी पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है। अभी दोबारा सेल इंजरी वाले MCQ की तरफ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाइपरटेंसिव woman is bedridden for 3 months after cerebrovascular accident. The diameter of her calf muscle has decreased. तो कौन सी पैथोलॉजी हुई है? ये एट्रोफी हुई है ड्यू टू इनएक्टिविटी। ओके, डिसयूज की वजह से। फैटी चेंज इन लीवर, फैटी चेंज इन लीवर किस वजह से होती है? वजह क्या होती है? तो पहले आपको दिखा देते हो टॉपिक लिखा हुआ किस जगह पे, फैटी चेंज इन लीवर। अगर आप यहाँ पे आओगे इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन के अंदर तो यहाँ पर होगा ओके ये वाला टॉपिक है स्टीटोसिस। स्टीटोसिस और फैटी चेंज डिस्क्राइब करती है एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ टैग विद इन पैरेन्काइमा सेल। अब फैटी चेंज लीवर के अंदर इस वजह से होती है क्योंकि लीवर फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जो स्टीटोसिस है लीवर के अलावा हार्ट के अंदर, मसल्स के अंदर, किडनी के अंदर हो सकती है। वजह क्या होती है कि लीवर के पैरेन्काइमा के अंदर टैग की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है। क्या वजह आती है? टॉक्सिन्स, प्रोटीन की माल न्यूट्रिशन है, डायबिटीज मेलाइटिस है, ओबेसिटी है, एनॉक्सिया है, अल्कोहल एब्यूज़ की वजह से भी हो सकता है जिसको फैटी लिवर बोलते हैं। ओके, तो ये फैटी चेंज वाला आपने देख लेना है लिपिड्स वाले एक्युमुलेशन वाले टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर आपको पता है कि क्या होता है? कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का कॉज इस्कीमिक नेक्रोसिस होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि कोआगुलेटिव और लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस में क्या फ़र्क होता है, तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर जो सेल की आउटलाइन होती है और टेक्सचर थोड़ी देर के लिए प्रिजर्व रहता है, जो आर्किटेक्चर होता है डेड टिश्यू का वो प्रिजर्व रहता है। लेकिन लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस के अंदर जो आर्किटेक्चर होता है वो ख़राब हो जाता है, बिल्कुल विस्कस लिक्विड बन जाता है, क्योंकि इस केस में जो डेड सेल्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हमें देखने को मिलता है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, अब मेटास्टैटिक और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है। तो इस टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन अगर कैल्शियम लेवल की ज़्यादा होने की वजह से अगर हमारे टिश्यू नॉर्मल है लेकिन हाइपर कैल्सीमिया की वजह से कैल्सिफिकेशन होती है तो उसको बोले कि मेटास्टैटिक। लेकिन अगर टिश्यू डेड हो चुके हैं तो इस केस में डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन नेक्रोटिक एरिया में देखने को मिलती है, चाहे इनकी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हो, चाहे इनकी केजियस नेक्रोसिस हो, चाहे इनकी लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस हो या इनकी फैट नेक्रोसिस हो। और जो कैल्सिफिकेशन हमें हमेशा एथिलियोमा वाले एरिया में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एजिंग वाली केस में भी या डैमेज हार्ट वाल्व्स में भी कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है। यानी जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है प्रीवियस सेल इंजरी को भी इंडिकेट कर सकता है। टिल लेट साइन होता है, टेल साइन होता है प्रीवियस सेल इंजरी का। इसके अलावा ये ऑर्गन डिसफंक्शन को भी इंडिकेट करता है। जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन इसके मजीद 6 कॉजेज होते हैं। PTH की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, बोन की रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, विटामिन D रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके, चौथा रीनल फेलियर है, पांचवा एल्यूमिनियम इंटॉक्सिकेशन है, और लास्ट है मिल्क अल्कली सिंड्रोम। ओके, मिल्क अल्कली सिंड्रोम जो ज़्यादा कैल्शियम और एंटी-एसिड लेने की वजह से होता है। ओके, तो पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन चाहे डिस्ट्रॉफिक किया चाहे मेटास्टैटिक किया, तो इस केस में जो कैल्शियम के साल्ट बनते हैं उनकी बेसोफिलिक अपीयरेंस होती है, मार्फस होती है, ग्रैनुलर होती है, क्लम्प्ड अपीयरेंस होती है। इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं, या दोनों जगह पे हो सकते हैं। ये हीट्रोटॉपिक बोन की फॉर्मेशन भी करवा सकते हैं। इनकी वजह से सेमोमा बॉडीज भी बन सकती है या एस्बेस्टोस बॉडी भी बनना शुरू हो जाती है। अब इनकी लोकेशन है, उनकी नेचर डिफरेंट होती है कि अगर सपोज एक कैल्शियम साल्ट बनाता है और इसको कवर करने वाली डिफरेंट आउटर लेयर्स आ गई तो इस लैमिनेटेड अपीयरेंस को सेमोमा बॉडी बोलते हैं।
क्योंकि ये ग्रेन्स ऑफ सैंड्स को रिजेंबल करती है। ये बनती है थायराइड कैंसर के अंदर, थायराइड के पेपिलरी कैंसर के अंदर बनती है। इसके अलावा जो लंग्स के अंदर जो बनती है तो वो एस्बेस्टोस बॉडी बनती है, क्योंकि जो कैल्शियम और आयरन के साल्ट होती है उनके लॉन्ग लॉन्ग स्पिक्यूल्स बनना शुरू हो जाती है। तो इस बीडेड डंबल्स को क्या बोलते हैं हम, एस्बेस्टोस बॉडीज बनती है। इस तरह की डंबल्स अपीयरेंस की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आ जाते हैं। फॉलोइंग आर एंडोजीनस पिगमेंट। तो एंडोजीनस पिगमेंट में मेलानिन होता है, लाइपोफ्यूसिन होता है, हिमोसिड्रिन होता है, बिलिरुबिन होता है, लेकिन कोल डस्ट नहीं होता। ये एक्सोजीनस पिगमेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस के बारे में, कि एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल दोनों हो सकती है, जबकि नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकल होती है। एग्जाम में इनका डिफरेंस भी आ सकता है। जैसे नेक्रोसिस के अंदर सेल की स्वेलिंग होती है, लेकिन एपोप्टोसिस के अंदर सेल श्रिंक कर जाता है। इसमें न्यूक्लियस पिकनोसिस, कैरियोडेक्सिस, कैरियोलाइसिस होती है। इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है, ओके, इनटू न्यूक्लियोसोम साइज फ्रेगमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें डिसरप्ट होती है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है, लेकिन स्ट्रक्चर अल्टर हो जाता है ड्यू टू डिसओरिएंटेशन ऑफ लिपिड्स। जो सेलुलर कंपोनेंट एंजाइम की डायलेशन होती है, लेकिन इसमें इंटैक्ट होती है। अपोप्टोटिक बॉडी बनती है, जबकि इसमें एंजाइमेटिक डायलेशन की वजह से कंपोनेंट रिलीज हो जाती है। इन्फ्लेमेशन इसमें होती है नेक्रोसिस में, जबकि एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। ओके, जो ये फिजियोलॉजिकल या ये हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, हमेशा ये फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल दोनों हो सकता है। अब किन किन कंडीशन के अंदर एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल होती है, तो अगर आपने सुपर न्यूमरी ऑर्गन को या सेल को रिमूव करना हो, या हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू की इन्वोल्यूशन हो गई है, सेल का टर्न ओवर है, या पोटेंशियली हार्मफुल सेल्फ रिएक्टेड लिम्फोसाइट्स को निकालना है, या फिर इन्फ्लेमेशन खत्म हो गया है तो इन्फ्लेमेटरी सेल को रिमूव कर देना है। यहाँ पर लिखा है कि इंटरल्यूकिन 2 कम हो जाता है जैसे इन्फ्लेमेशन ऐड हो जाती है। ठीक है, तो किस कंडीशन के अंदर यहाँ पर, अच्छा ये तो फिजियोलॉजिकल थी। अब पैथोलॉजिकल में डीएनए डैमेज है, मिसफॉल्टेड प्रोटीन की एक्यूमुलेशन है, या इन्फेक्शन के अंदर भी एपोप्टोसिस हो जाती है। इसके अलावा किसी पैरेन्काइमल ऑर्गन में अगर डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फॉर एग्जांपल पैनक्रियाटाइटिस, पैरोटिड डक्ट या किडनी के अंदर, तो यहाँ पर सेल डेथ बाय रेडिएशन है, ये तो होती है एपोप्टोसिस। इसके बाद सेल इंजरी इन वायरल हेपेटाइटिस, ये भी लिखा था। सेल डेथ इन ट्यूमर, ये भी लिखा हुआ था, ट्यूमर्स के अंदर भी ऐसा होता है। पैथोलॉजिकल एट्रोफी इन पैरेन्काइमल ऑर्गन आफ्टर डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में भी बता चुका हूँ। जो लास्ट वाला है प्रोग्राम्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ये फिजियोलॉजिकल होती है, ये पैथोलॉजिकल नहीं होती। द गोल ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन का मेन मकसद है कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को या ब्लड और सेल्स के पैरामीटर्स को टिश्यू तक ले आना। ठीक है, तो पहला इसके जो लिखा हुआ है इन्फ्लेमेशन का मेन मकसद क्या होता है, इधर लिखा हुआ है शुरू वाली यहाँ पर, द गोल ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये गोल ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो सारी इन्फ्लेमेशन के मकसद होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर आपको पता है कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन की सारी प्रॉपर्टी है क्या नहीं होती, प्रोटेक्टिव इन नेचर ठीक है, न्यूट्रोफिल एक्यूमुलेशन होती है, एक्सुडेटिव बनता है, रैपिड एंड ऑनसेट होता है, लेकिन ये रहता होता है कितने ड्यूरेशन के लिए, इसकी जो होता है मिनट्स या आवर्स तक रहता होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा मिनट्स टू मंथ्स। ठीक है, तो मंथ्स तक नहीं रहता बल्कि मिनट्स टू आवर्स तक ही एग्जिस्ट करता है। वेस्कुलर चेंजेस इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सबसे पहले ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, फिर इसके बाद वेजो डायलेशन होती है। तो पहले कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन, और फिर इसके बाद वेजो डायलेशन होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है द आउटफ्लो ऑफ आयंस एंड वाटर फ्रॉम द वेसल इनटू एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू इन इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, वेस्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से सब कुछ ऐसा होता है। ठीक हो गया, ओके, तो इन्फ्लक्स इन चीज़ों की वजह से होता है। यहाँ पर इन्होंने बीटा ऑप्शन को ठीक किया हुआ है। द इन्फ्लक्स ऑफ आयंस एंड वाटर फ्रॉम डिक्रीज इंट्रावेस्कुलर प्रेशर, इंट्रावेस्कुलर प्रेशर कम नहीं होता, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है। चलो, वेजोडाइलेशन इन्फ्लेमेशन इज कंट्रोल्ड बाय, आपको पता है हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, सारे के सारे वेजोडाइलेशन करवा देते हैं। तो हमने 75 MCQ तक कवर कर लिया है। काफ़ी स्पीड से मैं बोल रहा था, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको सही तरह समझ आ गई होगी स्पीड से बोलने के बावजूद। स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, फुकदान है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।